अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अच्छा ये व्लॉग जो है ना मुहर्रम की वजह से लेट हो चुका था, इसको आना था मुहर्रम से पहले। ये व्लॉग हज की दावत से भी पहले का है क्योंकि मेरी नंद के घर सारे कज़न्स रुक गए थे, मतलब सारे बच्चे वगैरह रुक गए थे, तो वो उनको छोड़ने के लिए आई थी। तो फिर मैंने उसको ये जो कचौरी है जो मेरी सास ने बनाना मुझे सिखाई थी, मैं शादी होकर आई थी, तो वो बनाकर खिलाई थी क्योंकि ये मेरे अलावा और 1-2 मेरी चच्ची सास के अलावा किसी को भी बनानी नहीं आती। ये मेरे ससुराल में बनने वाली स्पेशल कचौरी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता दिखाऊँगी मैं। मैंने भी ये कहीं नहीं खाई थी, फर्स्ट टाइम ये मैंने शादी के बाद खाई थी अपने ही ससुराल में। तो ये इसके जो पेड़े वगैरह होते हैं ना वो बनाकर जो है पानी में रखे जाते हैं, फिर काफ़ी देर तक उनको स्टे करवाया जाता है। फिर उसके बाद इस तरीके से इनको हाथ से बढ़ाकर फिर ऑयल में फ्राई किया जाता है। अच्छा ये बरसात के टाइम पे बहुत मज़ेदार लगती हैं और उसी टाइम ही बनती हैं। और ये होता है कि जब भी मेरी नंद वगैरह को खाना होता है ना तो वो मुझसे फ़रमाइश कर देती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ पूरी करने की, क्योंकि अब मेरी सास तो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा यहाँ पर हमने केक वगैरह मँगवा लिया था क्योंकि जब मेरे बच्चों को छोड़ने के लिए आई थी मेरी नंद, तो उस दिन थी उसकी एनिवर्सरी, तो उसकी एनिवर्सरी को हमने यादगार बना दिया। अचानक से देख के वो इतनी हैरान हुई थी ना कि ये वाला दिन सरप्राइज़ वाला दिन हो गया था उसके लिए, और यकीन करें बहुत रोई थी वो, और माशाल्लाह अपने भाई को दुआएँ भी बहुत दी थी उसने। चलें आपके साथ भी थोड़ा-सा क्लिप शेयर करती हूँ। जाओ जाओ हैप्पी एनिवर्सरी। और ये क्या किया? ये हुआ कब? चल ऐसे रखना हाथ ऐसे। ये हट जाए आगे करो। भाई ये लम्हा इतना स्पेशल हो गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अचानक से सरप्राइज़ दिया, और फिर उसके बाद जब पेरेंट्स नहीं हो, भाई इस तरह से पूछे ना तो बहनें बहुत खुश हो जाती हैं, और बहुत दुआएं दी थी उसने। और फिर यहाँ पर ये था कि हमने केक के पीसेस किए और उसके बाद सब केकों को डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा ये वाले काम ना मैं कभी भी नहीं करती, मैंने ना शादी से पहले किए ना शादी के बाद, क्योंकि मुझे हिस्से लगाने सही से आते ही नहीं हैं। पहले मेरी छोटी बहन लगाती थी शादी से पहले, फिर उसके बाद मेरी सास करने लगी थी। अब ये है कि मेरे हस्बैंड ये हिस्से वाले काम कर रहे होते हैं। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, मुझे ये वाली चीज़ें नहीं आती, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड डायरेक्ट ही इसी की केक की ट्रे में ही लेकर आ गए थे। कहने लगे ये इसी में ही खा लेते हैं, क्या इस चीज़ को हम ख़राब करें। बर्तन तो वैसे भी मैं बहुत सारे धो चुकी थी, थक गई थी ये सब बनाकर। और उसके बाद दूसरे दिन चली गई थी मैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से वापसी में हमने खाई थी बिरयानी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और ये देखें ये दवाइयाँ वग़ैरह सारी उन्होंने दी हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कॉलर भी था। और यहाँ पर जो है हम खाना खाने बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड अपने ऑफ़िस के काम से बातें कर रहे थे, और फिर उसके बाद मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो रही थी, मैंने कहा बस अब जल्दी से खाना है और मैं खा लूँ, क्योंकि मैं दोपहर की भूखी थी। और यहाँ पर मैं वीडियो वहाँ की बना नहीं सकी थी क्योंकि अलाउ नहीं था वहाँ पे वीडियो वग़ैरह बनाना, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए थे, और ये सारी टैबलेटें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि मुझे सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू है। तो यहाँ पर मुझे इंजेक्शंस गोलियाँ वगैरह दी हुई थी, और पता है इतनी हार्ड गोलियाँ थी ना, यकीन करें मेरे जो दिमाग की ऐसा लग रहा था टैबलेट्स खा के ना रगे फट जाएंगी। इंजेक्शन से तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मैंने उसके बाद दोबारा ये टैबलेटें नहीं खाई, और मैं दोबारा डॉक्टर के पास भी नहीं गई, क्योंकि इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी ना। अगर कुछ दिन मैं और टैबलेटें खा लेती ना, मुझे समझ नहीं आता मेरे दिमाग की क्या हालत होती, क्योंकि मैं इतनी होश में भी नहीं थी कि मैं कहीं पर चल रही थी और कहीं पर कदम रख रही थी, ये मेरी हालत हो गई थी। मतलब ये डोज़ इतनी हैवी थी कि मैं जो हूँ ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पता नहीं किस तरह की दवाइयाँ थी कि मेरे सर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और उसके बाद ये वहीं से ही हम साथ में ब्लेड भी लेकर आ गए थे। पुराने वाले ब्लेड तो किसी काबिल नहीं रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा मैं कोशिश करके सही कर दूँगा। फिर नया वाले जो हम ब्लेड लेकर आए थे ना, तो वो मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैं गोश्त रख कर गई थी तो उसका कीमा वगैरह किया। फिर यहाँ पर जो है ना मैंने डोनर कबाब बनाए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बन के उतरे थे। और मैंने जो है ना भगोने में बनाए थे, ना ओवन में बनाए थे, ना ही वैसे बनाए थे मतलब कुकिंग रेंज में।
में ना, तो इस वजह से। और बहुत अच्छे तैयार हुए थे और देखें आप लोगों के सामने ये निकाल भी रहे हैं हम। और पैन में भी आपको दिखाए थे मैंने कि हमने भगोने में स्टीम देकर बनाए थे और बाद में ये मैंने फ्राई कर लिए थे। अच्छा, एक मैंने ऐसे कोशिश की थी कि मैं तवे पे लेके ना इसको फ्राई करूँ, पर वो जो है ना जल गया था, तो फिर उसको मैंने हटा दिया था। यहाँ पर ये देखिए मैंने घी डाला ना, और उसके बाद देसी घी में फिर मैंने इसको इस तरह से फ्राई कर लिए थे। तो ये बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। कुकिंग रेंज में एक फ़ायदा होता है कि ये पूरे प्रॉपर इसी तरह ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आप स्टीम देकर या इस तरीके से आप बनाएँ ना, तो उसको लाज़मी तवे पे देसी घी डालकर फ्राई करें। सारी इसकी सैलेड वगैरह और इसके सॉस रेडी कर लिया था और ये आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बन रहे होते हैं, बिल्कुल बारीक-बारीक से होते हैं। इसके बर्गर भी बनते हैं, इसके टोर्टिला ब्रेड के अंदर शवारमा टाइप भी आप बना सकते हैं। अब जो बचेंगे तो फिर उसके बाद हम उसको ट्राई कर लेंगे बर्गर के अंदर। ये होता है कि आप बनाकर भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम में आप किसी चीज़ के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में सबने इसी तरह ही शौक से खाए थे और आखिर में फिर ये था कि वो बचे भी नहीं थे और सबको इतने पसंद आए थे ना, तो ये नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी ना फिर आप लोगों के साथ इसके तरीक़ेकार को शेयर करूँगी। वैसे तो आप लोगों ने और भी जगहों चैनल पे देखे होंगे कि किस-किस तरीके से बना रहे होते हैं। मैं अपना तरीका होगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी, अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।